आज से शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन को। ये जो भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर के हम लोग जो सॉल्यूशंस देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाली एग्जाम्स में हमारे गाइड का काम करेंगे। पैटर्न आपको पता चलता रहेगा कि लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, एसएससी में किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आगे अगर आप सीएचएसएल देने वाले हैं जो इस मंथ से शुरू हो जानी चाहिए, या फिर आगे की जो भी पेपर रहेंगे, नेक्स्ट सीजीएल जो रहेगा, उन सब चीज़ों में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है ना। प्रीवियस ईयर पेपर का हमको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो जैसे पहले के जो पेपर सॉल्व किए थे वो हमें हेल्प किए होंगे 2021 का पेपर सॉल्व करने में। इस पेपर को सॉल्व करके जो हम इनपुट लेंगे, जो सीखेंगे, वो आगे आने वाले एग्जाम्स में हमारे काम आएंगे। दूसरा, जो भी ये पेपर्स है ना, इनको आप टॉपिक वाइज मत सॉल्व करना कि परसेंटेज अलग कर रहे हैं, ज्योमेट्री अलग कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अपना पेपर कोई टॉपिक वाइज तो आता नहीं है ना, वो तो मिक्स्ड रहता है। तो अगर आप उसको टॉपिक वाइज बना देंगे तो आपने तो फिर पेपर की आत्मा ही मार दी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको टॉपिक वाइज कोई चीज़ सीखनी है तो फिर आप वो कोचिंग में सीखिए, आप उसको बुक से सीखिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को तभी हाथ लगाइए जब आप उनको एक्चुअल मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना चाह रहे हो। अदरवाइज इनको टॉपिक वाइज मत लेना, इनको आप हमेशा पूरे पूरे पेपर सेट की तरह ही ट्रीट करना। अब ये जो पेपर सॉल्यूशन रहेंगे, इनको हम लोग थोड़ा सा फास्ट अप्रोच में, आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो, कोचिंग वगैरह में जो भी हम लोग सिखाते हैं आपको, उसको हम लोग पेपर में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसके आपको कंसेप्ट वगैरह सीखने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आ रही हो, उसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझना हो, किस तरह से सॉल्व करेंगे, अप्रोच करेंगे, या फिर आपने प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप फिर बैचेस को ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारे पास देखो बहुत टाइम रहता है, बहुत लग्जरी है हमारे पास चीज़ों को सीखने की। प्री जो पेपर्स है इनमें थोड़ा सा फास्ट अप्रोच हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो दिखाना है कि यार एग्जाम में हमें सवाल को किस तरह से टैकल करना है। तो थ्योरी वगैरह के लिए आप बैचेस वगैरह आप ज्वाइन कीजिए, और इन पेपर्स को आपको यूज करना है एज अ रेफरेंस, एज अ गाइड। तो आपको दिखेगा कि यार आगे आने वाले सवाल या फिर आगे आने वाली एग्जाम्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं और हमारा प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब इसके सवालों को देख लेते हैं। तो आज मैथ्स का पेपर डील करेंगे, इसी तरह से बाकी के जो टॉपिक हैं उनको अलग अलग दिनों में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, ए ने बी को एक मोबाइल फोन 25% के गेन पर बेचा और बी ने सी को 10% के लॉस पर बेचा। अगर सी ने फाइनल प्राइस इतनी पे करी थी तो ए को वो फोन कितने में पड़ा होगा। तो ए के लिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और क्लियरली देखो दिख रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, तमाम बार पहले आ चुका है कि ये सक्सेसिव परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज हम यहाँ पे लगा देंगे। ए के लिए जो कीमत थी, अगर मैं उसको कैपिटल ए बोलूं, ए ने उसको 25% के गेन पर बेचा। 25% गेन को हम लिखते हैं 5/4, परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर बी ने सी को 10% के लॉस पे बेचा, तो लॉस के लिए हम लिखेंगे 10% के 9/10। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो सी ने पे किया होगा बी को। तो यहाँ पर लिखेंगे 5625। इसको बस सॉल्व कर लेना है। ये चला जाएगा 2 बार, 9 से ये कटना चाहिए, 9 से 6 बार, फिर यहाँ पे 22 2 बार, 4 बचेगा 5 बार। अब 625 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे स्टेप वाइज भी आप कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा इसको ब्रेक करके भी आप कर सकते हो। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं ए लिखूँ, अब 625 है, मुझे पता है 125 इंटू 5 है, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 125 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। थोड़े थोड़े कैलकुलेशन से हम लोग जहाँ पे जिस तरह से कर सकते हैं, अलग अलग अप्रोच में आपको दिखा रहा हूँ कि एक तो तरीका है कि 625 को 8 से मल्टीप्लाई करो, वो एक तरीका, या फिर इस 625 को कुछ तरीके से ब्रेक करके फिर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि कई कई चीज़ों में वो थोड़ा सा अपने को आसान पड़े। जैसे यहाँ पर अगर देखें, 125 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे दे देगा 250, और यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 ना, 25 को दुगना करेंगे तो वो 50 देगा, मतलब 5000 समथिंग ये होना चाहिए। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो बीच बीच में कैलकुलेशंस भी हम लोग किस तरह से अपने इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ चीज़ों को ब्रेक करके फिर हम उसको एसिमुलेट करें, तमाम तरीके होते हैं मैथ्स में अपने को पेपर को अटेम्प्ट करने के, या फिर कहें कैलकुलेशंस को थोड़ा सा अपने तरीके से मोल्ड करके फिर सॉल्व करने के। ऑब्वियस सी बात है, कई बार हम ऑप्शंस को भी यूज करेंगे, तो देखेंगे अगर ऐसे सवाल होंगे जहां पे ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे तो फिर हम ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, साइन 2367। देखो अजीबो गरीब जब भी इस तरह के एंगल्स दिखें तो अपने को एक चीज पता है कि हम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो इनको हम लोग 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन 2367, इन दोनों का सम 90 डिग्री बनता है 2367 का, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 23
प्लस यहाँ पर भी देखें 52 38, इसका सम बनेगा 90 अगेन। अब सेक चेंज होगा किसमें, कोसेक में, तो कोसेक 38 इंटू साइन 38 ये 1 देगा, प्लस कॉस 23 साइन 67। अब यहाँ पे आपने साइन 23 लिया था स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कर लो इसको, कॉस स्क्वायर 23 प्लस कोसेक 52 30 और कॉस 38, कोसेक चेंज होगा सेक 38 में, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें 1 दे देंगे। नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, तो इस टेन स्क्वायर 70 को मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 20 में, तो वो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। मतलब मुझे पता है डिनोमिनेटर में 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी मुझे 1 देगा, तो 1 2 और 3, ऊपर 3 है नीचे 1 है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस। मोटर बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर है, वो 30 घंटे ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू कवर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस तो आएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये वाला देखो सवाल देखते ही पता चल रहा है, बोट एंड स्ट्रीम में हम लोगों ने सॉल्व किए थे कि यहाँ पे बन रही है इक्वेशन, इक्वेशन भी कैसी बन रही है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाली बनेगी। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना चाहते हैं अपनी एग्जाम में, ज़्यादातर जगह हम उसको अवॉइड कर देंगे, या तो ऑप्शंस का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके हम उसे सॉल्व करना पसंद करेंगे। 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, कब, जब 24 किलोमीटर वो जा रहा है, टाइम कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम का मतलब बोट माइनस करंट, फिर 24 किलोमीटर जब वो जाएगा बोट प्लस करंट, तो यहाँ पे जो मोर लिखा है ना, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस, डिफरेंस आ रहा है 30 मिनट्स, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो 1/2। ये मेरी एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब अगली जो बात लिखी है कि यार अगर बोट की स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तब जो भी चेंजेस है, तो बोट की इनिशियल तो मुझे दी है स्पीड, अगर किसी तरह से मैं करंट की स्पीड निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाए। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और सी के लिए सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता। सबसे पहले बी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू अपने को दी है, बी की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 20 लिख लो, यहाँ पर भी 20 लिख लो। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट जो सी है, इसके लिए वैल्यूज आप पुट करो, क्योंकि देखो ऑप्शंस में तो स्पीड दी नहीं है ना करंट की, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज को अपनी तरफ से पुट करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। हाफ चाहिए, हाफ अपने को बनाना है, तो सी की वैल्यू अगर मैं 1 वगैरह लूंगा, 2 लूंगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा, वो काटेगा नहीं इसको, तो ऐसे नंबर लेने जो कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सके। 3 की वैल्यू लेने पर 17 नहीं होगा, 4 की वैल्यू 16 हो सकता है, और यहाँ पे 4 लेने पर ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो एक तो 4 वैल्यू थोड़ी सी अच्छी लग रही है, उसको पुट करके देख लेते हैं। अगर सी की वैल्यू में 4 किलोमीटर पर आवर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 24/24 इक्वल टू 1/2। ये टेस्ट करना पड़ेगा अभी आ रहा है कि नहीं, तो अभी के लिए इसको इक्वल टू नहीं लिखते हैं, पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं। ये तो काट के अपने को 1 दे देगा, क्लियर हो गया। 8 से ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार, तो ये 1.5 माइनस 1.2, मतलब इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। तो अपने को पता है कि बोर्ड की जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 20, करंट की जो स्पीड थी वो थी 4। यहाँ तक अपनी बात हो गई। अब जो अपने को निकालना है वो देख लेते हैं। अगर बोट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए, मतलब अगर वो 20 की जगह अब 22 हो गई, करंट की स्पीड तो अभी भी 4 ही रहने वाली, तो हम उसको 4 ही यूज करेंगे। कितना टाइम लगेगा उसको 39 डाउनस्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, तो 39 किलोमीटर उसको जाना है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, इस 22 में हम ऐड करेंगे इस 4 को, मतलब 26, फिर उसको जाना है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब 22 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13 से ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, 6 से ये 5 बार, और ये चला जाएगा 3 बार। अब इसको देखें तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, मतलब 19 बटे यहाँ पे हो रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो क्लियरली दिख रहा है 3 घंटे प्लस 1/6, 1/6 का क्या मतलब होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 घंटे और 10 मिनट, वो अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल था ये,
जो अपने बोट एंड स्ट्रीम में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू को अपनी तरफ से पुट करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम में रखा जाएगा, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। मुझे क्योंकि इस तरह के तमाम सवाल करने के बाद एक तुरंत आइडिया लगता है कि यार ऐसे सवालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करेंगे, हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर अगर ऑप्शंस उस तरह से होते हैं तो हम ऑप्शंस को पुट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, ए बी डायमीटर है किसी सर्कल की विद सेंटर ओ, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना सर्कल हो गया। फिर ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है तो उसको यहाँ पे बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, यहाँ पर बी है, और अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट बी सी प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट। तो एक तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है ए से जो निकले, मान लो कि वो ए को टच होते हुए जा रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ए से वो टेंजेंट निकल के जा रही है, और सी एक पॉइंट अपने को बनाना है, सी एक अपने को ऐसा पॉइंट बनाना है जो कि इससे मान लो कि यहाँ से इसको टच करा देते हैं, और सी पॉइंट अपना ये वाला हो जाएगा। ये ग्रीन वाली टेंजेंट हो गई, ये अपनी यहाँ पे सेकंड हो गई। और एंगल ए पी सी, पी ये वाला पॉइंट होगा, ए पी सी जो है वो एंगल अपने को दिया है 62। हमें निकालना है मेजर ऑफ द माइनर आर्क ए सी। ए सी जो है इस माइनर आर्क का मेजर क्या होगा, तो कोई भी आर्क का जो भी मेजरमेंट होता है वो हमेशा सेंटर से हमें लिया जाता है। तो सेंटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये अपना सेंटर है, इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आर्क हो गई अपनी ए सी, जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, कि मेजरमेंट हमेशा हम सेंटर से ले रहे होते हैं कोई भी आर्क का। अब अगर देखें तो ये थी अपनी टेंजेंट, ये इसके सर्कल के सेंटर से पॉइंट जा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा इस एंगल की अगर बात करें। अब अगर एंगल ए पी बी की बात करें, ये 90 है, ये 62 है, तो ये 90 माइनस 62 बनेगा। तो 90 माइनस 62 मतलब 8, और फिर उसमें 2 और 28, 28। अब देखें तो ये इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोलूं तो ओ भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, तो अगर ये वाला एंगल 28 है तो ये वाला एंगल भी 28 होगा। अब इसमें अगर बात करें, ये वाला जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर सम बन जाएगा, मतलब 28 प्लस 28, 28 को डबल करेंगे तो 56, ये आ गया अपना 56। उन्होंने पूछा था कि मेजर ऑफ माइनर आर्क एसी, तो एसी का जो मेजरमेंट होगा वो होगा 56। एसएससी ने यहाँ पे आंसर मार्क किया, देखो 28। 28 नहीं होगा, 28 क्या है, ये जो आर्क है वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाती है वो 28 है। अगर आपसे पूछा गया है कि मेजरमेंट बताओ किसी आर्क का, तो मेजरमेंट हमेशा सेंटर, सर्कल के सेंटर से लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए कैन फिनिश अ वर्क। ठीक है, ये तो अपना टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया। ए जो है वो 16 दिनों में काम को कर लेता है, बी 12 दिनों में कर लेता है, वो दोनों 4 दिन मिलके काम करते हैं, और फिर ए चला जाता है, बी जो है बाकी का काम करता है। हमें निकालना है कि बी ने कुल कितने समय काम किया, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर पूछा है उन्होंने। तो देखो सिंपल सा अपना 16 और 12, इसका अपन पहले एलसीएम ले लेंगे, तो बड़े नंबर्स के मल्टीपल को चेक करेंगे, अगला 32 फिर 48 मतलब 48। ये इसको टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट। कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 7। अब इस 7 की एफिशिएंसी से इन्होंने साथ में 4 दिन काम किया है, तो 7 इंटू 4 ये हो गया 28। तो 48 में से 28 काम तो हो गया, काम बचा कितना 20 यूनिट। इस 20 यूनिट को कौन करेगा, बी अकेला बचा है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 दिन लगेंगे उसको इस 20 यूनिट काम को करने में। पहले उन्होंने कितने दिन काम किया 4, बाद में बी ने और कितना काम किया 5, मतलब टोटल कितने दिन बी ने काम किया 9। ऑप्शन नंबर बी। एक सॉलिड क्यूब है 8 सेंटीमीटर उसकी साइड्स हैं, और उसको एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में ड्रॉप किया है। कंटेनर की आपको यहाँ पे डायमेंशंस दे दी है, जो कि पार्टली फिल्ड है। अच्छा, तो ये अपने सबमर्ज वाला केस बनेगा, देखना पड़ेगा और कंडीशंस क्या है।
इफ द क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, देखो इन्होंने साफ साफ लिख दिया, मतलब सबसे आसान वाला केस बन गया। कोई भी लिक्विड के कंटेनर में जब हम चीज़ को डुबोते हैं, तो मैंने आपको क्लास में बताया था 3 कंडीशंस बनती है, या तो पूरी तरह से डूबेगा, या जस्ट सबमर्ज्ड होगा, या फिर वो पार्शियल सबमर्ज होगा। तीनों को सॉल्व करने की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अप्रोच होती है ना, चेक करना पड़ता है उसको, आसान नहीं रहता सीधा करना। ये वाला सबसे आसान होता है, सबसे आसान इसमें केवल हमें वॉल्यूम को यहाँ पे इक्वेट कर देना होता है। अगर क्यूब 8 सेंटीमीटर का है उसके हर एक साइड, तो उसकी टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 8 इंटू 8 इंटू 8। अब उस कंटेनर के डायमेंशंस देखें तो 16 यहाँ से, ब्रेथ उसकी है 8, और जो हाइट चेंज होगा वो इसी वॉल्यूम के प्रोपोर्शन होगा ना, आर्किमेटिक प्रिंसिपल होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे लगा रहे होते हैं। तो हाइट जो चेंज आएगी उसको हम h से डिनोट कर देते हैं। 8 यहाँ पे चला गया, 8 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, मतलब हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अलजेब्रा का सवाल, x प्लस 6y दिया है इतना, xy दिया है इतना, और इसकी वैल्यू निकालनी। तो ये तो देखो सीधा अपना क्यूब वाला ही फॉर्म बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो। तो पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, कुछ अगर हमें कन्वीनियंट मिल रही हो तो। एक्स वाई 2 बनाना है, 2 बनाने का तरीका है 2 और 1 से बना सकते हैं एक चीज़, पर इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। y की वैल्यू तो 2 नहीं लेंगे, x की वैल्यू 2 ले लें, y को 1 कर दें, तो ये 8 हो जाएगा। तो वैल्यूज अपनी सेटिस्फाई होगी। मतलब अगर मैं वैल्यू पुटिंग से करूँ तो मैं x की वैल्यू 2 लिखता, y की वैल्यू में 1 लिखता। इसको आप अपने फॉर्मूले के तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट वैल्यूज बहुत कन्वीनियंट थी, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज मैंने पुट कर ली। अब जब वैल्यूज मिल गई तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 का क्यूब बनाना है, मतलब 8, 216 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो ये 216, इसमें 8 जोड़ देंगे 224। ऑप्शन नंबर बी। डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल, बार ग्राफ हमें दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ए एंड बी, टाइप ए एंड बी इन मिलियंस फ्रॉम 2014 टू 18। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन है। इस तरह के तो कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं, तो नई चीज़ नहीं है। हमें निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 14 एंड 17। कार ए में 14 200, 17 में 175, मतलब टोटल यहाँ पे हो गया 375। इसका रेशियो अपने को निकालना है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 15 एंड 16। 2015 में 250, 2016 में 200, मतलब ये अपना हो गया 450। इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। अब देखो 25 से ये दोनों डिविजिबल है ना, 375 तो होता ही है, 450 भी होगा, 50 में से 2 बार हम कम कर देंगे। तो 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो एक बार 12 बचता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5। 450 है, 25 को अगर 50 बार ले जाना होता तो 20 करता, उसमें से 2 बार कम कर दूंगा, मतलब 18। 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये 5 और ये 6, 5:6 का यहाँ पे रेशो आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ज्योमेट्री का, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट PQR आर टेकन ऑन AB BC एंड CA। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये अपना ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। अब जो पॉइंट दिए हैं इनको ड्रॉ कर लेते हैं। PQR है, AB पर कहीं पर P है, BC पर Q है, इस पर R हो जाएगा। BQ इक्वल टू PQ, तो उस कंडीशन दी है कि BQ ये वाली लेंथ PQ के बराबर है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। BQ और PQ बराबर हो गई, और QC बराबर QR, QC मतलब ये वाली बराबर है QR के, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन ले ले, QR ये इसके बराबर हो गया। अगर एंगल BAC 75 है, BAC ये वाला एंगल दिया है मुझे 75 डिग्री, और पूछा है PQR। अब देखो ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसकी थ्योरी भी मैंने पिछले वाले कोर्स में डिटेल में बताई थी। तो ये हो गया देखो अब आसान, और ये फायदा है जब थ्योरी हमें पता होती है। सिंपल सा 10 सेकंड का ये सवाल हो गया अब मेरे लिए, इतना बनाने के बाद, कि पैटर्न मुझे पता है, ये वाला जो एंगल निकलता है वो होता है 180 डिग्री माइनस अपोजिट एंगल जो होता है उसका डबल कर देना होता है। इसका डबल कर देंगे तो ये अपने को देगा 150। आंसर हो गया अपना 30, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे इस चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ा कि ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, और फिर मैं उसको डिराइव करूँ, क्योंकि डेरिवेशन मैं अपनी क्लास में देख चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। इस पे बेस सवाल भी मैं आपको दिखा चुका हूँ जो SSC पहले पूछ चुका है। तो ये फायदा हो गया क्लास अटेंड करने का, कंसेप्ट को सीख लेने का और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का।
वापस इस तरह का सवाल आएगा, हम इसको 10-15 सेकंड में बना लेंगे, बाकी लोग बैठ के इसको डिराइव कर रहे होंगे। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक जो होती हैं ये अपने को सीखनी पड़ती है, इसी के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप ढंग से पहले पढ़ाई करिए। कोचिंग लेने के यही फायदे होते हैं। देखो टीचर्स आपके लिए सारी मेहनत कर लेंगे, वो प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देख लेंगे, सब कुछ करके आपको रेडीमेड चीज़ें सप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको बस उसमें मेहनत कर जानी होती है, वो पार्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन में एग्जांपल देखो ना, डायरेक्ट अपने को यहाँ पे आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कंडीशन दी है, पहले क्वाड्रेंट में होना चाहिए थीटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब भी थीटा इसके बीच में दिया है तो देखो 45, 30, 60 तीन एंगल तो मुझे पता है, पहले पुट करके देखूंगा। 45 इसलिए नहीं पुट करूंगा क्योंकि इस इक्वेशन में फिर यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे √2 आ जाएगा, वो कटेगा नहीं, तो 45 गया। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दूं तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, वो फिर किसी से नहीं कटेगा। मतलब एक तो पॉसिबिलिटी की हो सकता है 30 पर ये सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं। 30 नहीं 60, 30 पर ये हो जाएगा √3/2, इसको अपने को 1/2 बनाना है cos थीटा को, तो इसको अपन ले लेंगे 60। तो 60 अगर पुट करें यहाँ पे इस थीटा पर तो ये अपने को देगा 4 इंटू √3/2 होता है, तो स्क्वायर कर देंगे उसको, 3/4 इक्वल टू में है 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/2 मतलब 3/2। अब यहाँ से 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 = 2 तो होता नहीं, मतलब ये वाला जो 30 डिग्री का एजम्पशन है वो भी यहाँ पे फिट नहीं है। तो ना 45 पुट होगा, ना 60 होगा, ना 30 होगा। अब यहाँ पे हमें इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब नॉर्मल तरीके में भी एक तो ऑप्शंस को मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है √3 और √15 आ रहा है। √3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही थी, तो मैं √15 से बनाने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ऑप्शन 2 हैं। तो अगर मुझे तुक्का भी लगाना होता ना तो मैं पहले या चौथे में से लगाता, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ, है ना। जब 30, 45, 60 सेटिस्फाई नहीं हो रहे और यहाँ पे √3 आ रहा है तो ये आ नहीं सकता, √15 से ही मुझे उसको कुछ बनाना पड़ेगा। एनीवेज, वो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या हो सकता था। अब इसमें अपने को सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में। इसको लिख सकते हैं 4 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 + 3 कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा को केवल सी से डिनोट कर दूंगा ना, कॉस थीटा, ये सब पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने लिए ही तो लिख रहे हैं, क्योंकि सबको उस तरफ ले जाते हैं। तो जो अपनी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4c² + 3c, ये c का मतलब है cos थीटा, और 4 इस तरफ आ जाएगा तो -1 = 0। -4 बनाना है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मुझे चाहिए +3, तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 4c² + 4c - c -1 = 0। तो मल्टीप्लीकेशन दे रहा है मुझे -4 और समेशन दे रहा है 3, तो यहाँ पर हो गया काम। 4c कॉमन ले लेंगे, c + 1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे, c + 1 = 0। मतलब c की जो वैल्यू है या तो वो -1 होगी, या फिर जो c की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4। अपने को पता है कि कंडीशन में जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी एंगल नेगेटिव नहीं होता ना, साइन कॉस टैन कुछ भी हो। तो जो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा वो 1/4। मतलब जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। जो राइट एंगल ट्राइंगल अपना बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री सारी राइट एंगल होती है, तो एंगल एक, ये अपने को रेशो पता चल गया तो बाकी चीजें निकल जाएंगी। अगर मैं इसे थीटा बोलूं तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/4 है, मतलब बेस 1 है, हाइपोटेनस 4 है, ये कितना हो जाएगा 16 - 1 मतलब √15। देखो आ गया ना 15, √15। तो वो ऑप्शन देख के ही अंदाजा लग जाता है, क्योंकि ऐसे सवाल जब आप तमाम सारे सॉल्व कर लेते हैं तो फौरी तौर पे आइडिया लग जाता है। एक चीज तो पता था कि √3 वाला नहीं होगा, होगा तो √15, क्योंकि ऑप्शंस में वही आ रहा है। एनीवेज, अब ये वैल्यूज जो आई है उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 tan थीटा मतलब 2 × यहाँ पे हो जाएगा √15 प्लस 4 sin थीटा 4 × √15/4 माइनस sec थीटा, sec होगा 4/1, 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 √15 - 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। Length of 3 sides of a right angle triangle are x - 1, x + 1, x + 3. The hypotenuse of right angle triangle is, hypotenuse निकालनी है।
अब देखो बहुत सही चीज़ है ये ना, ये मैंने आपको पिछली बार के कोर्स में भी दिखाई थी जब हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे थे। इनके बीच में गैप कितना आ रहा है? 2 का गैप है। इनके बीच में कितना गैप है? अगेन 2 का गैप है। और एक स्टैंडर्ड जो ट्रिपलेट हमें पता है पाइथागोरस वाली 3 4 5, एक एक का गैप आता है इसमें, इसको दुगना कर दो, 2 2 का गैप हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे साइड्स होंगी वो 6 8 और 10 होंगी। हाइपोटेनस पूछा है 10, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस पे आपको बनने लग जाएंगी जब आप उन्हें पढ़ेंगे, जब आप उन्हें क्लास में पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे। इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब जब थ्योरी जिसे पता होगी, जिसने क्लासेस अटेंड की होंगी, क्वेश्चन देखते ही वो तुरंत इसका आंसर दे रहा होगा। गैप चेक करेगा, उसको पता है ट्रिपलेट लगानी होती है स्टैंडर्ड वाली, उसके जितना गैप है उतना मुझे उसे मर्ज कर देना होता है गैप को, दैट्स इट ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, सीधा देखते ही यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें दिखनी चाहिए ना क्लासेस। एग्जाम हॉल के अंदर क्लासेस आपको याद आनी चाहिए, और वो तभी याद आएंगी जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए 10% पर एनएम पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडिंग है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, ये इतना है, फाइंड द सम। 2 साल के अंत में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है और 4 साल के अंत में टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे दिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग हो जाता अगर यहाँ 10% के अलावा कोई नंबर लिखा होता। तो अगर ये 5%, 20% ऐसा कुछ नंबर होता ना, तो फिर ये चैलेंजिंग हो जाता अपने लिए। 15% कुछ भी होता, 12%, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पर ये 10% ने यहाँ पे अपनी सारी मेहनत जो है आसान कर दी। क्योंकि मैंने आपको जब SICI पढ़ाया था तो मैंने आपको 10% के 4 साल तक के याद करने को बोले थे इफेक्टिव परसेंटेज। 1 साल के लिए होता है 10%, 2 साल के लिए होता है 21%, 3 साल के लिए होता है 33.1%, 4 साल के लिए होता है 46.41%। इतना बेसिक नॉलेज था, इसी को जस्ट यहाँ पे यूज कर लेना है। तो 4th ईयर के एंड में और 2nd ईयर के एंड में के डिफरेंस पूछा है, मतलब 46.41 और 21% के बीच का डिफरेंस उन्होंने अपने को डायरेक्ट दे दिया है। इसको यहाँ से अगर माइनस कर लें तो ये अपने को दे देगा 2 और 5, मतलब 25.41% की वैल्यू उन्होंने अपने को दे दी है 5082। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा सम होगा। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, 5082 डिवाइडेड बाय 2541, डबल डेसिमल को मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, और 100% निकालना था तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एक्चुअल सम आ जाएगा। अब ये कटना चाहिए तो 2 बार जा रहा है, मतलब दुगना हो रहा है ये 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2। और फिर जितने जीरो लगे हैं वो सब देख लो ऑप्शन में, ए में ये सेटिस्फाई हो रहा है। बस इतना करना था, कोई यहाँ पे लेंदी प्रोसीजर में हमें जाने की जरूरत नहीं थी अगर आपने 10% पर अपनी कमांड बना रखी थी। तो मैंने आपको क्लास में स्पेसिफिकली बोला था कि 10% स्पेशल नंबर है। अगर 10% कहीं पर भी आया कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ना कि टेबल लेवल बना के। अगर परसेंट की वैल्यू बदल जाती तो फिर मैं टेबल बना के इसको सॉल्व कर लेता। पर 10% बहुत कन्वीनियंट है, ये चीज़ें याद कर लो, आंसर आपको ईजिली देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक आइटम है, उसकी कीमत 400 रुपये है। फेस्टिवल में कंपनी ने उस पर डिस्काउंट दिया X% और कूपन डिस्काउंट 10%, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ पे अपने को मिल रहा है। फाइनल प्राइस जो है वो इतनी हो गई, तो X की वैल्यू निकालनी, कितने परसेंट दिया था, सिंपल सा सवाल हो गया। इनिशियल जो प्राइस थी वो थी 400, पहला आपने डिस्काउंट दिया X% का, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे। फिर आपने डिस्काउंट दिया 10% का, तो उसको हम लिख लेंगे 9/10। इसकी वैल्यू आपको दे दी है 216। हो गया ना, एक लाइन में इक्वेशन लिखो, इसको बस आप सॉल्व कर लो। 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, 4 से 216 तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार, 4 बार, 9 से चला जाएगा ये 6 बार, मतलब ये हो जाएगा 60। x को उस तरफ ले जाएंगे, 60 को इस तरफ, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो 40% अपना ये x की वैल्यू है। नेक्स्ट, the number of cars passing the road near a colony from 6 AM to 12 noon। तो नंबर ऑफ कार्स दी है, टाइम ऑफ डे दिया है, और ये आपको हिस्टोग्राम के फॉर्मेट में है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स पास बिटवीन 6 से लेके 8 बजे तक में कितनी कार थी। तो 6 से लेके 8 इतना हिस्सा आपने को निकालना है, तो 70 में 105 जोड़ देंगे, 175 रेशो निकालना है। तो देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है,
कार्स पास बिटवीन 9 AM एंड 12, 9 से लेके 11 के बीच। तो 9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 11 मतलब यहाँ तक। 115 में 95 को जोड़ना है, तो पहले इसको 5 दे दो 120 हो जाएगा, 8 दे के 10 और दे दो 210। बस इसको अपने को अब सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 5 से तो ये अब जा ही रहा है, 3 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे, 5 से इसको करें तो 4 बार और 2 बार, 7 से ये 5 बार, ये 6 बार। तो 5:6 अपना आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस में देखें ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल अगेन पाई चार्ट बेस्ड है ये। मंथली एक्सपेंडिचर दिया है किसी फैमिली का अलग अलग हेड्स में, ठीक है। द अमाउंट स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेंट। चिल्ड्रन एजुकेशन 70 डिग्री, ट्रांसपोर्ट 50 डिग्री और रेंट है 60 डिग्री। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अर्निंग्स। तो टोटल अर्निंग तो सब कुछ मिला जुला के हो जाएगा और सब कुछ डिग्री में दिया है, मतलब टोटल अर्निंग अगर मैं 360 डिग्री बोलूँ तो जो जितने खर्चा हो रहा है यहाँ पे इन 3 हेड्स में वो कितना है, 70 और 50, 120 और 60, 180। 180 इसी का परसेंटेज निकालना है तो दिख ही रहा है ये 1/2 हो रहा है, मतलब 50%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो DI सेट बहुत ही आसान थे इस वाली शिफ्ट में। नेक्स्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये नंबर सिस्टम के अपने स्टैंडर्ड सवाल है। विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए पर 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट नंबर मुझे बताओ। तो देखो यहाँ पे हम हमेशा ऑप्शंस का यूज करेंगे। पहले ग्रेटेस्ट नंबर इनमें से देख लो कौन सा है, 238, 239, 239, 237। तो ग्रेटेस्ट आ रहे हैं ये, इनमें से भी चेक कर लो। तो 88 पहले मैं हमेशा चेक करता इस वाले ऑप्शन को। तो अगर मैं इसको अपना डिजिट सम लगा लूँ तो 9 यहाँ पे, 6 3 9, 8 8 16 और 2 18, मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, पर 9 से नहीं होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। अगला जो नंबर आएगा वो ये होगा। तो 9 6 3 ये आपस में कट जाएगा और 8 और 2 10 और 15। तो ये जो है 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा लेकिन 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर यही है जो इनमें से बड़ा है। फिर ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ है तो इसी में आप अपना दिमाग खपाओ, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। ऑप्शंस उन्होंने किस लिए दिए हैं उसका फिर हम लोग यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट बोला था, सबसे बड़े नंबर से हमने शुरुआत करी, वो एलिमिनेट हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन पे था उसको चेक कर लिया, सेटिस्फाई हो गया, वही हमारा आंसर हो गया। अगेन एक ज्योमेट्री का सवाल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सर्कल बन गया, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल को बना लेते हैं। विथ सेंटर O, यहाँ कहीं पर सेंटर O है। D इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क BC। तो पहले तो नाम दे दें इसको ABC। तो माइनर आर्क ये होती है, उस पर कहीं पर तो भी पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पर D है। एंड एंगल CBD, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जो भी वैल्यू दी हो CBD, ये वाला एंगल मुझे दिया है 40 डिग्री और उन्होंने बोला है कि मेजर ऑफ एंगल BCD बताओ। BCD ये वाला मुझे एंगल चाहिए। तो अगर किसी तरह से ये एंगल मिल जाए तो फिर मैं ये वाला एंगल आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। अब ये देखो आर्क पे बनने वाला एंगल है, तो अगर मैं ये पूछता कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, ये वाली जो अपनी मेजर आर्क है उसका, आप देखोगे अपने को पता है, जिसमें आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अगर इसके सारी वर्टाइसेस को इसके सेंटर से कनेक्ट कर दें तो अपने को पता है कि ये सब 120 डिग्री के बनते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल होता, ये होता 240 डिग्री का। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस 240 का हाफ, मतलब 120 यहाँ पर होगा। अब अगर ट्रायंगल BCD की बात करें, 120 ये, 40 मतलब 160, बचा कितना 20, तो ये वाला एंगल 20 होना चाहिए। BCD पूछा था, वो आ रहा है अपना 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, रेशो ऑफ मंथली इनकम A और B की दी है। इनकम का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो इतना दिया है। अगर दोनों 4000 रुपये पर मंथ बचा लेते हैं तो डिफरेंस उनकी इनकम का बताना है। रेशो मैनिपुलेशन या मर्ज करने वाला सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे लिख लेंगे A को, यहाँ पे लिख लेंगे B को, यहाँ लिख लेते हैं इनकम, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिख लेते हैं सेविंग। अब इसकी अगर रेशो को देखें तो A और B का 11:13 का रेशो है। ये 11 यूनिट है तो ये 13 यूनिट है इनकम। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका 9 है तो इसका
11 है। अब उन्होंने कंडीशन ये दी है कि दोनों जो है 4,000 रुपये सेम अमाउंट ये लोग सेव कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर सेविंग का हम लोग कुछ रेशो वगैरह लिख पाए तो 11 और 9 2 का डिफरेंस है, 13 और 2 का डिफरेंस है। तो ये तो कुछ मैनिपुलेट भी नहीं करना पड़ रहा, अपने को पता है यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 2 होती, इसके हिसाब से यहाँ पे 2 होती है ना, नंबर सेम आ रहा है तो वो करस्पॉन्ड भी इसको करेगा। मतलब 2 की जो वैल्यू है वो 4,000 को यहाँ पे करस्पॉन्ड करती है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 2,000 को करस्पॉन्ड करती है। अब जो भी उन्होंने पूछा हो सब निकल जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम्स, तो इनकम इतनी थी, दोनों के बीच में गैप 2 यूनिट का है, 2 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सवाल में इस तरह का उन्होंने डेटा हमें दे दिया है कि कुछ भी हमें मैनिपुलेट नहीं करना पड़ रहा। अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आपस में कोरिलेट नहीं कर रही होती तो फिर हम इन्हें मैनिपुलेट करते। हो सकता है कि इनकम को हम कुछ टाइम्स कर देते, एक्सपेंडिचर को कुछ टाइम करते थे, इस तरह से करते कि ये जो वैल्यू है ये सेम आती, क्योंकि हमें दोनों का जो सेविंग है वो सेम करनी है ना, तो सेविंग का रेशो भी सेम हो गया, इसलिए बस इस चीज़ को हमें देखना था। जब यहाँ पे देखा दोनों की सेविंग्स ऑलरेडी सेम आ रही, मतलब रेशो में मुझे अब कुछ भी एलिमिनेट या कुछ भी मर्ज नहीं करना पड़ेगा, जो डेटा दिया है वही सबसे सही है। नेक्स्ट, एवरेज का सवाल। द एवरेज वेट ऑफ P and his 3 friends is 55 kg. अगर P का जो if P is 4 kg more than average weight of his 3 friends, what is the P's weight? एवरेज वेट चारों का दिया हुआ है 55, P का जो वजन है वो बाकी के 3 के एवरेज से 4 ज़्यादा है, और हमें P का वेट निकालना है। तो देखो 3 ग्रुप बन गए, यहाँ पे 3 ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे फिर हम अपना जो आपको मैंने एवरेज में सिखाया था तो डायग्राम बना के हम जिस तरह से सॉल्व कर लेते हैं वही यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ 3 लोग हैं, उनका एवरेज अगर x है, 4 लोग जो हैं उनका एवरेज कितना है, टोटल 55 है, तो वो जो एक P है उसका एवरेज कितना, उन्होंने बोला 4 किलो ज़्यादा होना चाहिए उनके तीनों फ्रेंड्स के एवरेज से, मतलब ये हो जाएगा x + 4। ये अपना डायग्राम बन गया। इसको किस तरह से, वो तराजू वाला जो मेथड था मैंने आपको क्लास में सिखाया था वही यहाँ पे लगा देंगे। इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें तो वो है 4 का, कितने पर, 1 के गैप, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं 1, ये बराबर होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे देखेंगे, x बड़ा होगा कि 55, ऑब्वियस सी बात है, जो 3 है इनका एवरेज कम है एवरेज से, क्योंकि P का ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 55 - x, 55 की वैल्यू बड़ी होगी और मल्टीप्लाई करेंगे कोने वाले से, मतलब यहाँ पे 4। अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, x उस तरफ चला जाए, 1 इस तरफ आ जाए, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 54। x की वैल्यू मिल गई तो p की वैल्यू मिल जाएगी, x + 4 मतलब 54 + 4 58, तो p का वजन है 58 kg। तो अपना स्टैंडर्ड तराजू वाला मेथड लगा के इसको ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला अलजेब्रा का सवाल, x + y + 3 की वैल्यू 0 दी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये आसान क्यों हो गया, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो उसमें से एक को हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं कहूँ y की वैल्यू जो है वो 0 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहाँ से -3 ना, इक्वेशन वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर देगा, बस यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। y तो 0 हो गया तो ये कट गया, ये वाली टर्म कट गई, x की वैल्यू -3 है, तो -3 का क्यूब हमें देगा -27, 9 उसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा अपना -18, ऑप्शन नंबर ए। डेटा इंटरप्रिटेशन का अगला सवाल, हिस्टोग्राम इस बार अपने को दिया हुआ है। गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन अ टेस्ट ऑफ सर्टेन क्लास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 350, टोटल 350 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड अबोव टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 60 एंड 120। तो पहले अगर देखें हु स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड अबोव, 140 या उससे ज़्यादा, तो हिस्टोग्राम हम किस तरह से देखते हैं, 120 से 140 तो यहाँ पे हो गए, इसके बाद जो है वो 140 एंड प्लस काउंट होंगे, मतलब 55 + 40 + 15, इन्हें हमें ऐड करना है। तो 55 और 15, 5 इसको दे दो, 60, 100, 110, यहाँ पे लिख लेंगे 110, पहला पार्ट आ गया। दूसरा, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 60 to 120, 60 से 120 के बीच में, तो हिस्टोग्राम देखें 40 यहाँ पे अप टू 60 और 60 के बाद, मतलब 32 चाहिए,
45 चाहिए और 120 तक जाना है तो ये वाला डेटा चाहिए। ये 3 चीज़ें अपने को यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब इसको जोड़ लें तो 60 और 40 100 और 30 130, 5 और 2 7 मतलब 137। फर्दर सिंप्लीफाई होंगे क्या ये 11 और ये नहीं होंगे, इतना ही रखना पड़ेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है 110 और 137। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78। थोड़ा सा पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये अपना अनफिनिश्ड टावर है, इस पॉइंट से आप उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो। अब जो जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस दी है 78 मीटर्स और एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का। How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation of the top of the finished tower at the same point, उसी पॉइंट से 60 डिग्री वो हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे इस टावर की लेंथ को बढ़ाना है तो कितना बढ़ा दिया जाए कि उसी पॉइंट पर जो एंगल अब बने वो 60 डिग्री का बने। अब की बार ये जो एंगल है टोटल, स्ट्रेट लाइन हटा देता हूँ, ये जो एंगल टोटल बनेगा वो होना चाहिए 60 डिग्री का। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड अपना देखो रेशो यूज कर लेंगे। 90 60 30 का जो ट्रायंगल बनता है उसमें 1 2 और √3 वाला अपना सिस्टम सिंपल सा लग रहा होता है, उसी को यहाँ पे लगा लेंगे। तो पहले अगर मैं केवल ब्लू वाले पार्ट की बात करूँ तो 30 के सामने 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे √3। तो √3 की वैल्यू 78 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं लिखूंगा 78/√3। तो जो पहले की जो टावर की हाइट थी वो मुझे मिल गई। अगला, अब मैं बड़े पूरे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में देखूं तो टोटल एंगल बनेगा 60, ये 90 है तो यहाँ पे 30 के सामने 1 तो 1 की वैल्यू 78 है। हाइपोटेन्यूज उसकी डबल हो जाती और ये जो पूरी लेंथ है पूरे टावर की वो कितनी होती, √3 टाइम्स 78 के। मतलब ये वाली जो पूरी लेंथ है, रेड से लिख देता हूँ, वो हो जाएगी 78√3। अब उन्होंने पूछा है कितनी हाइट बढ़ानी चाहिए तो दोनों को हम डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 78√3 में से घटाना है अपने को 78/√3। 78 कॉमन ले लो, 3 और 1 मतलब ये अपने को देगा 78 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। आंसर में देखें तो √3 न्यूमरेटर में आ रहा है तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं। नीचे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √3। 3 से ये 15 ये कट जाएगा 2 बार और फिर 6 बार, 26 का डबल होता है 52, तो 52√3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है 30 60 90 हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल होता है तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड रेशियो को यूज कर लेते हैं 1 2 और √3 वाले। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का सवाल, और बहुत लेंदी भी नहीं है तो अच्छी बात है। 372 डिवाइडेड बाय 56 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये वाला पार्ट तो मुझे -3 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे से अगर हम डिवाइड करें तो 56 37 मतलब अगर मैं 7 बार जाने की कोशिश करूँ तो 350 और 42 92, पर यहाँ तो 72 है, मतलब पूरी तरह से तो ये नहीं कट रहा, तो इसको लिख लेते हैं 372 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 7 और इतना पार्ट जो है वो अपने को देगा -3। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 7 से तो ये कट जाएगा, 7 8 ज़ा 56, 72 आ रहा है मतलब वो 4 से डिविजिबल होगा। इसको 2 बार कर लेते हैं, 4 से जाए तो 9 टाइम्स 36 और यहाँ पे 3, 93 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन में फ्रैक्शंस हैं तो ठीक है, फ्रैक्शंस का यूज़ कर लेते हैं। इससे लिख सकते हैं 93/2, 92 होता तो वो कितनी बार 46 बार चला जाता, 46 प्लस 1/2 मतलब इतना और यहाँ पे -3, तो 43 1/2 अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एलसीएम और एचसीएफ का सवाल। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ। एचसीएफ का 56 टाइम्स है उसका एलसीएम। इफ द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1710 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 240, दूसरा नंबर अपने को निकालना है। तो देखो दो रिलेशनशिप तो दे दिए, एचसीएफ और एलसीएम का सम जो है वो इतना है और एलसीएम जो है वो 56 टाइम्स है एचसीएफ का। इस वाले में अगर मैं देखूं एचसीएफ को H लिखूं, H प्लस 56H, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू इतनी हो जाएगी, बराबर दिया है 1710। यहाँ से अगर मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूं तो 1710 डिवाइडेड बाय +1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 57।
अब ये कटना चाहिए, कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएं तो 150 और 7 3 21 मतलब 171, तो ये जा रहा है 30 बार। HCF की वैल्यू मुझे मिल गई 30, तो LCM कितना हो जाएगा 30 इंटू 56, और एक नंबर दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर्स बराबर होता है HCF इंटू LCM के। वो वाली प्रॉपर्टी सिंपल से अपनी यूज कर लेंगे। तो पहला नंबर अगर 240 है, दूसरे नंबर को अगर मैं n लिखूं, बराबर होगा HCF अभी निकाला 30 है, LCM 30 मल्टीप्लाई बाय 56, यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0 कट गया 3 से ये चला जाएगा 8 बार, ये चला जाएगा 7 8 56 7 बार, तो 210 मतलब n की वैल्यू 210। ऑप्शन नंबर डी। आखिरी सवाल, सम स्टूडेंट्स ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than the girls who passed the exam. अगर टोटल 90 बच्चे फेल हुए तो हमें निकालना है कि टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए थे। परसेंटेज का सवाल है, और कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक लगाने के बजाय सिंपल सा 2 कंडीशंस इन्होंने दी है, उसको यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। दूसरी बात, अगर एग्जाम में ये सवाल आता, अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये सवाल अपने पेपर में आ जाए तो थोड़ा सा ये लेंदी है, तो फर्स्ट राउंड में इसको स्किप करेंगे, बाकी के छोटे छोटे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, बाद में टाइम बच जाएगा, फिर हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर पहले इस सवाल को आप लेके बैठ जाओगे ना तो फिर परेशान हो जाओगे, ज़्यादा टाइम लगा के आपके बाकी के सवाल छूटने की संभावना हो जाती है, वो अपने को नहीं चाहिए। लेंदी आ रहा है तो उसको अभी के लिए छोड़ो, बाद में आके उसको अटेम्प्ट करना। एनीवेज, ये तो वैसे ही अपना आखिरी सवाल है यहाँ पे। तो 2 कंडीशंस बन रही है, उनको सॉल्व करके 2 इक्वेशन बना के मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam, और टोटल 90 स्टूडेंट failed the exam। इसका मतलब अगर 20% बॉयज प्लस 15% गर्ल्स की बात करें, ये टोटल फेल हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनका नंबर अपने को दिया है 90। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बात उन्होंने बोली है, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर 20% बॉयज फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे 80%। 80% बॉयज, ये इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, 15% गर्ल्स फेल हुई हैं, मतलब 85% गर्ल्स पास हुई होंगी। इसकी वैल्यू अपने को दी है 70। ये 2 इक्वेशंस अपने पास बन गई, इनको बस मैन्युपुलेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 80 आ रहा है, ये 20 आ रहा है ना, तो इसी को सॉल्व करना आसान है। इसको, इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फिर सेकंड इक्वेशन उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो ये 80 हो जाएगा, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर पूरा चला जाएगा। 15 इंटू 4 होता है 60, और 60 में ये माइनस करना है, माइनस साइन पहले से, तो वो जाके प्लस हो जाएगा। तो 60 में यहाँ पे अपने को जोड़ना है 85, तो पहले आप उसमें 80 जोड़ दो, 140 और 5 145, तो 145% ऑफ गर्ल्स बराबर हो जाएगा 9 4 36। 360 में से 70 घटाएंगे तो 290। 145 का डबल होता है, जस्ट यहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको दुगना कर देते हैं, परसेंटेज तो परसेंट का साइन उस तरफ चला जाएगा, 100 बन जाएगा, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हो गई 200। एक चीज अपने को मिल गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से बॉयज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर रेड वाली ओरिजिनल इक्वेशन में मैं इसको पुट कर दूं तो ये मुझे देगा ना, रेड को मैं नीचे लिख लेता हूँ, 20% ऑफ बॉयज प्लस 15% ऑफ गर्ल्स। 200 का मुझे 15% निकालना है, तो 10% कितना होता है इसका 20, और 5% कितना होता है उसका 25। आपको मैंने 1% 10% बताया था, उसी नॉलेज का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 200 का पहले मैंने 10% निकाल लिया तो वो हो गया 20, फिर उसका 5% तो 10 का आधा, मतलब हो जाएगा 30 ना कि 25, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 90 दिया हुआ है। 20% का मतलब होता है 1/5, 30 उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा अपना 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 300, मतलब बॉयज़ की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो है 300। टोटल नंबर उन्होंने पूछा था 200 प्लस 300 500। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन है। तो अच्छा शिफ्ट था, सारे DI के सेट बहुत आसान थे। एक ये वाला सवाल है जो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि क्यों हमें लेंदी सवाल छोड़ने हैं, क्यों हमें ऐसे सवाल छोड़ के स्किप कर जाना है जो कि हमने शायद पहली बार देख रहे हैं, उसे सॉल्व करने का तरीका हमें पहली बार में नजर ना आए। एग्जाम में एग्जाम देने, देखो पढ़ाई तो जरूरी है,
पर एग्जाम में आप पेपर किस तरह से अप्रोच कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि 2-3 आप गलत सवालों में अगर उलझ गए एग्जाम में तो फिर पेपर में ना बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, अपना स्कोर बहुत कम हो जाता है उस वजह से। तो बहुत कुछ आने के बाद भी, सीखने के बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी हम लोग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल बेसिक बेसिक गलतियां कर दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन सीखनी है, और ये सब कोई 1-2 बार में आप नहीं सीख पाओगे। एक लंबा ड्यूरेशन आपको बिताना पड़ता है अपने मेंटर के अंडर, ताकि ये चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब हो सके, है ना, आप उसको एब्जॉर्ब कर सको सारी चीज़ों को। तो लाइटली नहीं लेना है आपको। जस्ट बिकॉज एक आध शिफ्ट कोई आपको आसान सी दिख जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे शिफ्ट ऐसे ही आए होंगे। बाकी की शिफ्ट हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि टफ थी, मतलब काफ़ी लेंदी थी, कैलकुलेटिव थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सॉल्व करेंगे सबको, सारी शिफ्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस से आपको चीज़ें सीखनी है, प्लस पेपर को अटेम्प्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि कभी भी प्रीवियस ईयर को आप टॉपिक वाइज मत आप टच करो, आप पेपर खराब कर दोगे, मतलब आप क्वेश्चंस बेकार कर दे रहे होते हो। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो आप कोचिंग से पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, वहाँ से आप टॉपिक वाइज पढ़ लो। जब भी प्रीवियस ईयर पेपर को आप छूना है तो पूरे पूरे पेपर एज इट इज पूरा सेट आपको छूना है, ताकि उसमें आपको इस तरह के मिक्स क्वेश्चंस दिखे ना, उससे अंदाजा लगता है कि पेपर कैसा आ रहा था। कि अगर ये हमने 25 सवाल सॉल्व किए तो मे बी इनमें से 2 से 3 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपको लेंदी लग रहे हो। तो उससे एक जनरल आइडिया लगता है कि हम एग्जाम कंडीशन में इस तरह के पेपर आने पर कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे। टॉपिक वाइज सॉल्व करने में ये चीज़ नहीं पकड़ में आएगी, है ना, और पेपर अपना टॉपिक वाइज नहीं आता है। तो ऐसी तैयारी मत करो जो जैसा पेपर ना आता हो ना, वैसी तैयारी करो जिस तरह का पेपर आता हो। अपनी अप्रोच आपको लगातार सुधारनी है, पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल आपको अपना डेवलप करना है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ये स्टाइल डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की बाकी शिफ्ट के पेपर सॉल्व करेंगे आगे के वीडियोस में।